छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। और आपने गवर्नमेंट जॉब की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वहां से 10 इयर्स में आपने रिजिग्नेशन दे दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं छोड़ूंगा सरकार। अ बैड एचआर एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट मुझे एचआर प्रोफेशनल बना दिया। ऑलमोस्ट 90% प्लस लोग जो है ना, वो रिजिग्नेशन का फियर लेके ही जॉब करते हैं। तो मैंने मतलब ऐसा सुना है कि आप आपका रिजिग्नेशन जेब में लेके ही घूमते हो। ये रहा मेरा इस्तीफा। बहुत सालों से जेब में पड़ा था। मैं डर के नौकरी आज भी नहीं करता। और मेरा पर्सनल व्यू है कि एचआर के लाइन में यदि आप स्पष्ट नहीं सोच सकते हैं और स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं तो आप एचआर की नौकरी में ना आए। बिकॉज एचआर का काम नहीं है टू बी एन ऑर्डर टेकर। एचआर का काम है टू स्पीक फॉर व्हाट इज राइट। पर्सनल रेपुटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर बिजनेस कार्ड। एक विजिटिंग कार्ड आपको एक माया जाल में फंसाए रहती है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं। वो तो आप कल पान शॉप के भी आप सीईओ हो सकते हैं। एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट दूसरे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट नहीं होता है। योर रेप्यूटेशन प्रेसीड्स योर रेज्यूमे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एचआर एबीसीडी। आज हमारे साथ है एक एचआर इंडस्ट्री के मेगा स्टार जो फॉर्मल से एचआरओ रह चुके हैं टाटा, रिलायंस ऐसी बड़ी बड़ी बिग कंपनियों के। और सिविल सर्विसेज से लेके कॉरपोरेट जाइंट तक का उनका सफ़र है। और आजकल वो बहुत सारे स्टार्टअप्स को और नई नई कंपनियों को इंडिया बेस्ट प्लेस टू वर्क करने के लिए कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं। जिनका एक सुपर हीरो जैसा मेगा स्टार जैसा लिंक्डइन प्रोफाइल है। और लिंक्डइन पे उनके इतने फॉलोअर्स है जो रोज उनका राइटिंग देखने के लिए तरस जाते हैं। हम लोग के चैनल पे ऑलमोस्ट 100+ रिक्वेस्ट आया था कि हम लोग को प्रबीर झा जी को सुनना है। तो यस, बाय गॉड ग्रेस, प्रबीर झा सर ऑन आवर चैनल एचआर एबीसीडी। वेलकम प्रबीर जी, वेलकम टू आवर चैनल एचआर एबीसीडी। थैंक यू सुधीर, वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है एचआर एबीसीडी में आपके साथ वार्तालाप करने के लिए आज। सर, एक एक फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे आपका प्रोफाइल देखा तो इंडिया में बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। और आपने गवर्नमेंट जॉब की जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वहां से 10 इयर्स में आपने रिजिग्नेशन दे दिया और आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में मूव है। तो ये बोल्ड मूव मतलब क्यों ऐसा, मतलब एक तो इंडिया में तो करना ही नहीं चाहिए, जो 0.001% लोग कर रहे हैं उसमें से आप हो, तो ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, सच बात तो है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं छोड़ूंगा सरकार। लेकिन आज मैं कहता हूं कि आयरॉनिकली अ बैड एचआर एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट मुझे एचआर प्रोफेशनल बना दिया। मैं गया था एमबीए करने के लिए एक्सएलआरआई जमशेदपुर, जो सबसे बड़ा स्कूल है एचआर के लिए। और ओपन एग्ज़ाम लिखा, ओपन एग्ज़ाम पास किया, बहुत अच्छा किया एक्सएलआरआई में, और वापस मैं सरकार में लौट गया। उस समय सरकार की एक नीति थी कि यदि कोई सिविल सर्वेंट आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता और एक्सएलआरआई में compete करता है 2 साल का फुल टाइम एमबीए के लिए, तो उसका पूरी उसकी पढ़ाई का खर्च, टीएडीए, सब कुछ सरकार व्यय करती है। तो मैंने भी वही किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं वापस आया। और जब मैं पूछ रहा था कि भाई मेरा क्या हुआ रीइंबर्समेंट का, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा गवर्नमेंट का। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यू फेल्ट टेकन फॉर ग्रांटेड, कि इतना अच्छा करने के बाद मैं उस समय कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंसल्टिंग नौकरी एक्सेप्ट कर सकता था। मैं वापस सरकार में आया। तो मैं सरकार को इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे दुख भी हुआ और एक प्रिंसिपल की इशू थी कि ये आपका पॉलिसी फिर किस काम का है। तो उस समय तो मुझे नहीं मालूम था कि कॉर्पोरेट करियर इतनी अच्छी होगी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी हमेशा कहा है, आई हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ कन्विक्शंस नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। जब मुझे लगा कि वो गलत है तो फिर कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने उस समय सरकार की नौकरी और बहुत प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके
कॉरपोरेट में अपनी ज़िंदगी शुरू की। एचआर पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑलमोस्ट 90% प्लस लोग जो है ना वो रेजिग्नेशन का फियर लेके ही जॉब करते हैं। तो मैंने मतलब ऐसा सुना है कि आप आपका रेजिग्नेशन जेब में लेके ही घूमते हो, ये क्या थ्योरी है? मतलब ऐसा क्या अंदर से क्या भगवान ने आपको ब्लेस किया है कि आपको ऐसा लगता है? हाँ सुधीर, ये मतलब लाइन काफ़ी बार शायद मैंने भी कहा होगा और ये फोकलोर में चली गई है कहानी। लेकिन हाँ, मैंने डर के नौकरी कभी नहीं किया, न सिविल सर्विस में, न मैंने अपने पूरे कॉरपोरेट में, और इवन अब जब मैं बड़ी कंपनी छोटी कंपनी इंडिया में इंडिया के बाहर एडवाइस करता हूँ, मैं डर के नौकरी आज भी नहीं करता हूँ। तो और मेरा पर्सनल व्यू है कि एचआर के लाइन में यदि आप स्पष्ट नहीं सोच सकते हैं और स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं तो आप एचआर की नौकरी में ना आए। बिकॉज एचआर का काम नहीं है टू बी एन ऑर्डर टेकर। एचआर का काम है टू स्पीक फॉर व्हाट इज़ राइट। और जो भी आपके सीईओज हैं, चेयरमैन हैं, लीडर्स हैं, उनसे कितने लोग इतने बेवाक बोल सकते हैं, ये आपकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा हमेशा से मत रहा है कि मैं स्पष्ट बोलूं, सही बोलूं, जो कंपनी और सीईओ या लीडर के फ़ायदे में हो, ये नहीं कि उसके मक्खन में हो, फ़ायदे में हो, वो बोलूं। और उसके लिए यदि मुझे कल नौकरी नहीं करनी हो वहाँ पर, तो सो बी इट। तो एटलीस्ट मैं अपने कॉन्शियस से समझौता नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं अपना रेजिग्नेशन अपने पॉकेट में लेके नौकरी करता हूँ, ताकि मैं बिना डर के, बिना किसी प्रेशर के, जो उचित हो वही करूँ, वही बोलूँ, और उसके लिए हमेशा कृत संकल्प रहूँ। के एडवाइस में जो स्टार्टअप्स है या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, ये पायोटिंग आप बार बार उनको सजेस्ट करते हो, तो वो ये इज नेसेसरी है लीडर्स के लिए? पायोटिंग मतलब हर बार करना, या इट इज वन ऑफ द व्हाट यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट स्किल टू मूव ऑन? सुधीर, मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं पिवटिंग एंड रीपिवटिंग के बारे एडवाइस करता हूँ लोगों को, इंडिविजुअली भी और अपने कंपनीज के लिए भी। देखिए, बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले, आप ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर सकते थे अगला 20-25-30 साल कैसा रहेगा। लार्जली फ्लैट, आपने ज्वाइन किया, आप समय काट लेंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, आपकी कंपनी 20-30 साल तक चलेगी वैसे ही। फिर एक फेज आया जिसको बोला जाता है वूका वर्ल्ड। वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी। और आजकल जो मैं पर्टिकुलरली जिसके बारे में बहुत लिखता हूँ, बोलता हूँ, वो है बानी, ब्रिटल। जैसे आप एक बिस्किट को चाय में डुबोते हैं और बिस्किट टूट जाती है, वैसी ब्रिटल हो गई है इकोनॉमीज, सोसाइटीज, कंपनीज, रेप्यूटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी, बहुत ब्रिटल, टूट जाती है। ए का मतलब होता है एंग्जाइटी। वो आप जियोपॉलिटिक्स में देखिए, वो सोसाइटी में देखिए, फैमिलीज में देखिए, इंडिविजुअल्स में देखिए, करियर में, बिजनेस में, क्लाइंट्स में, एक बहुत दूसरे लेवल की एंग्जाइटी में हम आजकल जी रहे हैं। एन होता है नॉन लीनियर। पहले जैसा नहीं कि वो 5% पर चलता रहेगा अगला 25 साल। कभी बहुत अच्छा होता है, फिर कभी गिर जाता है, फिर कभी अच्छा होता है। वो आपके करियर में देखता हूँ, बिजनेस में देखता हूँ, स्टॉक मार्केट में देखता हूँ। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली क्यों हुआ। इट इज नॉट अ सिंगल एक्शन दैट एक्सप्लेन्स एवरी रिएक्शन। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो गया है। तो उसमें यदि कंपनीज अलर्ट नहीं रहेंगी, एजाइल नहीं रहेंगी, और देयरफॉर रीपिवट करने के लिए तैयार नहीं रहेंगी, तो आप इंडिविजुअल लीडर के रूप में या कंपनी के रूप में आप यू विल फॉल ऑफ द शेल्फ, आप गिर जाएंगे। तो स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट लीडर्स को क्या करना चाहिए? स्मार्ट लीडर्स को एनवायरनमेंट हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए, और वो आपको जो अलग कंपटीशन या अलग रिस्क जो है, वो आपको नोन सेक्टर से केवल नहीं आएंगी, बहुत अननोन सेक्टर से आएंगी। तो आप वो समझें और अपने आप को इतने एजाइल रखें और रीपिवट करने की क्षमता रखें, ताकि कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, आप हमेशा उसके लिए रेडी हों। आप जैसे सर्कस में एक ट्रपीज आर्टिस्ट देखते होंगे, वो स्विंग करता है एक हैंडल से,
उसके लिए बहुत एजाइल रहना पड़ता है। कभी आपको एक हाथ से पकड़ना पड़े, कभी दो हाथ से पकड़ना पड़े, कभी समरसॉल्ट करके पकड़ना पड़े। तो मेटाफोरिकली ऑर्गेनाइजेशंस को, लीडर्स को इसलिए पिवट करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट एक मैं और रीज़न देता हूँ, सक्सेस आदमी किसी को अंधा कर सकती है। क्योंकि आपने सक्सीड किया 15 साल, हम हमेशा सोचते हैं कि अगले 15 साल भी हम उसी तरह से हम सक्सीड करेंगे। वो ज़माना चला गया है। The reason which got you so far will not necessarily take you further. It may collapse you. तो उसके लिए आपको अपनी एजिलिटी, अपनी अलर्टनेस, अपनी रीस्किलिंग, रीटूलिंग, बिजनेस मॉडल ट्वीक्स, एंड देयरफॉर द वर्ड आई यूज इज पिवट एंड रीपिवट। तो ये मेरा मानना है और ये मेरा एक्चुअल बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि सक्सेसफुल कंपनीज इसको अपना एक कोर स्ट्रेंथ के रूप में उभारेंगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, चेंज इज द ओनली परमानेंट। करेक्ट। आप हमेशा आपके राइटिंग में या आपने कही और कहा है कि टाइटल्स आर ट्रैप, पर्सनल रेपुटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर बिजनेस कार्ड। तो ये पर्सनल रेपुटेशन बिजनेस कार्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझे ये ऐसा। एक्चुअली ये थोड़ा ऐसा डिफरेंट है, ऐसा क्यों, मतलब ये आपकी सोच ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा तो सोचना है कि एक विजिटिंग कार्ड आपको एक माया जाल में फंसाए रहती है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं। वो तो आप कल पान शॉप की भी आप सीईओ हो सकते हैं कल, राइट? एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट दूसरे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो विजिटिंग कार्ड्स तो आएंगी जाएंगी, आपकी नौकरी जब तक सुरक्षित है, जिस दिन चली गई तो फिर कोई आपको नहीं पूछता है। लेकिन यदि आपने ऐसा अपने काम से या अपने ब्रांड बनाने से या अपने रेप्यूटेशन से, अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीके से आपने ऐसा नाम कमाया है जिसको एक विजिटिंग कार्ड का क्रच के रूप में ज़रूरत नहीं है, उसको बैसाखी नहीं चाहिए। और मेरा पूर्ण रूप से ये सोचना है कि योर रेप्यूटेशन प्रेसीड्स योर रेज्यूमे, योर रेप्यूटेशन प्रेसीड्स योर विजिटिंग कार्ड। मैं अपने एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में विजिटिंग कार्ड नहीं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। आई हैव स्टॉप्ड गिविंग विजिटिंग कार्ड्स द डे आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। और ये बहुत एंटी थियोरेटिकल लगता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा कहना है यदि जिसको मुझे मेरे बारे में मालूम करना है वो लिंक्डइन पे कर सकता है, वो पीएचडी कर सकता है, क्योंकि मैं रोज लिखता हूँ, मैं बहुत विजिबल ये करता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने काम को आदमी को सुरक्षित करना चाहिए, अपने नाम को इतना अनब्लेमिश रखना चाहिए ताकि विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत ही नहीं हो। आपने मुझसे तो विजिटिंग कार्ड मांगा नहीं, लेकिन आप मुझे निमंत्रण दे रहे थे कि आप आइए मुझसे बात कीजिए। इज इट नॉट बेटर than to give a visiting card? Because visiting card builds dependency. और आज के युग में यदि आप किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट होकर के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक माया है। और लास्ट लाइन, लेट अस बी ऑनेस्ट, और ये मैं आपके काफ़ी व्यूअर्स के लिए भी पूछना चाहता हूँ, यदि आपको विजिटिंग कार्ड्स मिले, कितने विजिटिंग कार्ड्स को आपने बहुत अच्छे से कहीं पर जमा करके रखा और देखा? नहीं करते हैं आप। आइदर आपके फ़ोन पे उसका नंबर है या नहीं तो सोशल मीडिया से उसका सब डिटेल आपको मिल जाता है। तो न उसकी ज़रूरत है और न ही इन अ मोर फिलोसॉफिकल वे उस पर निर्भर करना चाहिए। सर अभी आपने लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में कहा, तो मतलब मैंने जितने प्रोफाइल्स देखे हैं आपके ऑलमोस्ट 5.5 लाख प्लस फॉलोअर्स है। तो लिंक्डइन में इतने फॉलोअर्स होना काफ़ी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा जो एचआर कम्युनिटी में जो प्रोफाइल बिल्ड करने की सोच रहा है उनको थोड़ा गाइड करके तो अच्छा हो जाएगा कि बाबा हाउ दे कैन ग्रो देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। सुधीर, मैं लिंक्डइन पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफाइल नहीं बनता है। जब मैंने स्टार्ट किया, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका इतना बड़ा फॉलोअरशिप है, इतना बड़ा ब्रांड है। मैंने ना स्टार्ट किया था ब्रांड बनने के लिए,
और नहीं मुझे कभी अंदाज था, न कभी सोच थी, न नीयत थी कि मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे। सो वो एक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यू आर कैचिंग द रॉन्ग एंड ऑफ द एनिमल, वो नहीं करना चाहिए। प्रोफाइल खुद बनेगा, पर प्रोफाइल फ्लो करता है आप किस तरह का काम करते हैं, आपने क्या अनूठा किया, क्या डिफिकल्ट काम आपने अचीव की, तब उससे आपका एक रेप्यूटेशन बनना शुरू होता है। किस तरह से आप लोगों के साथ पेश किए, आपने क्या करेज दिखाया, आपने किस चीज़ को चैलेंज किया, आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है भी कि नहीं है, आप कितने स्ट्रांग है, कोई भी आपको झुका सकता है कि आप अडिग भी रह सकते हैं अपने पॉइंट। ठीक धीरे धीरे करके, और आजकल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जो भी आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं वो दूसरी कंपनी में जाते हैं, आपके दे कैरी योर स्टोरीज टू देयर लंच टेबल्स। And it is very important to remember that your reputation is built not by you, but by others. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जहाँ तक उसके बाद सोशल मीडिया, लिंक्डइन हो या कोई भी इसमें है, उस पर डिपेंड करता है आप क्या लिख सकते हैं, आपकी सोच कितनी थॉट प्रोवोकिंग है, आप हटकर क्या बोलते हैं। यदि आप केवल मतलब रूटीन चीज़ करते हैं तो या आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो आपका कोई फॉलोअरशिप नहीं होगा, या कभी काल कुछ कर देते हैं तो उससे ब्रांड नहीं बनता है। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू बी वाइज इनफ टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। दूसरा है, यू मस्ट बी एबल टू राइट मोर रेगुलरली। तीसरा, यू मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड एक्नॉलेज कमेंट्स। आपने पोस्ट कर दिया, और बहुत लोग तो खुद अपना न लिखते हैं और खुद न अपना पोस्ट करते हैं, कोई उनके बिहाफ पर लिखता है और कोई उनके बिहाफ पर पोस्ट करता है। किसी ने मुझे कहा कि भाई आपका कोई है जो लिखता है, या ऐसे मैं खुद करता हूँ, चाय पीते रहता हूँ सवेरे और मैं लिख देता हूँ। तो ये तो सरस्वती का आशीर्वाद है एक तरह से। लेकिन these are ways in which you can engage with your audience, right? If there's a disagreement, you say, okay, I see another point of view, you can still like that. लेकिन मैं उस पॉइंट पर फिर से वापस आऊंगा, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाना शुड फ्लो लेटर। व्हाट शुड हैपन फर्स्ट इज मेक एन एक्सेलेंट रेप्यूटेशन एज अ लीडर। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लीडरशिप से, जिस तरह से आप लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह से आपका एक ऑरा बनता है, वो खींचता है लोगों को आपके प्रोफाइल पर, तब वो रिसर्च करना चाहते हैं ये प्रवीर झा कौन है, वो क्या लिखता है। जब वो पढ़ना शुरू करता है, रोज पढ़ता है, तब उसको लगता है कि हाँ इसमें तो आई एग्री, आई थिंक द गाय थिंक्स राइट, ये सवाल ये सही पोज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लिंक्डइन या सोशल मीडिया इज फेज 2। फेज 1 इज be a damn good leader, be very very good at what you do, even if you are a middle level or a junior person today। आप पूछिए कि मैं what sets me apart, is it speed, is it delivery, is it execution, is it strategic thinking। और आप सोचिए, पूछिए, और इस पर हम लोग कभी फुल चर्चा कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पर, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पर केवल ब्रांड बनाना खतरनाक भी है, बिकॉज यदि आपकी रियलिटी उससे अलग है तब वो कोलैप्स भी वैसे ही फास्ट करती है। तो दोनों में समन्वय बहुत, इट हैज टू बी द सेम पर्सन। आई कैन नॉट राइट समथिंग एंड आई कांट प्रैक्टिस समथिंग एल्स। तो ये क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड रेपुटेशन। सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाना सब लोग चाहते हैं, लेकिन डू यू थिंक एनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सोशल मीडिया का प्रोफाइल स्ट्रांग होना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है ये, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रांग एनेबलर है, यस। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि यदि आप इतना अच्छा काम करते हैं, और आज लोग बात ट्रैवल करती है, लोगों को मालूम हो जाता है कि अच्छा बंदा है, राइट? सो वो भी आप लोग रीच आउट करते हैं, आपको विद इन द कंपनी में भी आप ग्रो कर सकते हैं और कंपनी के बाहर भी आपको लोग। लेकिन सोशल मीडिया बनाना क्यों एनेबलमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, आप जैसे 100,000 कुछ लाख लोग हो सकते हैं अलग अलग लेवल पे। किसी को इतना समय नहीं है कि हीरे को इतना मैं खोजूंगा, किसी को समय नहीं है।
सो यदि आपका एक सोशल मीडिया प्रोफाइल स्ट्रांग है, ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है, क्या कहती है आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल? इज इट दैट ऑफ अ थिंकर और अ डूअर और वॉट एवर इज दैट प्रोफाइल, और इज इट टू क्लटर्ड? इफ इट इज क्लटर्ड, वो कोई प्रोफाइल नहीं है। तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग में वो जरूर हेल्प करती है। तो यदि मुझे 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना हो, एटलीस्ट मैं 25 में आ जाऊंगा। उसके बाद फिर जो बात करे मेरे बारे, जो रिसर्च करे, 10 लोगों से पूछे, तो उससे फिर आप उस क्यू में आ जाते हैं, बट एटलीस्ट यू आर नॉट लॉस्ट टू द वर्ल्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल में मैं आंसर देना चाह रहा हूं, क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर यू स्टैंडिंग फॉर। लाइक एनी ब्रांड, यदि मैं हमेशा साबुन के बारे एग्जांपल देता हूं, कैमे एक साबुन है, आप कैमे बनना चाहते हो, कि आप लिरिल बनना चाहते हो, कि आप रिंसोप बनना चाहते हो, कि लाइफ बॉय बनना चाहते हो? सबकी रिक्वायरमेंट और सबकी ऑडियंस है, सबके बायर्स हैं, सबके कस्टमर्स हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि नहीं, कैमे का ये मैं बन जाऊं, लाइफ बॉय का ये बन जाऊं, रिन का ये बन जाऊं, तब आप कुछ नहीं है। सो आपको चूज करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी बेसिक फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट करती हैं कि नहीं, आप अपने काम में उस तरह से दिखते हो कि नहीं। बिकॉज ये जो गैप यदि आ जाएगा तो आपका ब्रांड टूट जाएगा। तो कंसिस्टेंसी एंड कॉन्ग्रुएंस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द पर्सनल ब्रांड, एंड देयरफॉर इट इज अ गुड एनेबलर। पहले तो हमारे ऑडियंस को आप एग्नी आंट होता क्या है? होता क्या है, ये थोड़ा गाइड कीजिए ना। मैंने ये अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत साल पहले लिखा, और मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का वो पैराग्राफ कभी चेंज नहीं किया। मेरी रोल्स चेंज की, मेरी कंपनीज चेंज की, तो उसमें मैंने एक लिखा था एगनी आंट। एगनी आंट का इसलिए है क्योंकि मैंने डिस्कवर किया कि ये भगवान का मेरे में एक दिया हुआ एक हुनर है, टू एम्पथाइज, टू लिसन टू पीपल। सभी लीडर्स को ना इंटरेस्ट है, बिकॉज वो सोचते हैं कि इससे मेरे को क्या, मुझे क्या मिलेगा। आपके दुख दर्द सुनने के लिए मुझे क्या मिलने वाला, ना मुझे बेनिफिट है, ना प्रमोशन है, ना टाइम है। तो बहुत लीडर्स केवल सेल्फ सेंटर्ड बनते जा रहे हैं, अपना काम करते हैं लेकिन अपने लिए केवल करते हैं और कुछ नहीं करते। मुझे रियलाइजेशन हुआ सरकार के डेज से ही कि मुझे किसी भी व्यक्ति से मिलने में संकोच नहीं था, और कोई भी व्यक्ति को मुझसे मिलने में कभी संकोच हुआ। मेरा दफ्तर हमेशा खुला रहता था, और वही चीज़ कॉरपोरेट में भी चलता रहा। जिसको मिलना है, कोई लेवल का बंदा हो, भले मेरी टीम में ही कोई ना सुना हो, मे बी उसके बिजनेस लाइन के लीडर्स नहीं सुने हो उसकी बात, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बिकॉज मेरा कन्विक्शन है, हर एक आदमी की चाह को सॉल्व करना ना आपके बस में है और ना ही उसके हित में है। लेकिन यदि आप उसकी बात सुन लेना, उससे ही 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसको कम से कम लगता है कोई किसी ने मेरी बात सुनी, और तब आप समझा भी सकते हो कि इस कारण नहीं कर सकता हूं। और ये मैं सरकार से देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये एगनी आंट इज अ गॉड्स गिफ्ट टू मी। और इस दुनिया में जिसमें किसी को समय नहीं है आपके लिए, यदि कोई मिल जाता है जो ये रोल प्ले करने के लिए रेडी है, तो एक वो इटसेल्फ बहुत बड़ा उसके लिए अट्रैक्शन बन जाता है। तो ये है स्टोरी एगनी आंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल था कि एगनी आंट, हाँ, ये एचआर के लिए केवल नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने आप को मैनेजर कहता है, लीडर कहता है, उसको एक चीज हमेशा कंठस्थ कर लेना चाहिए कि एक्चुअल जॉब इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर जॉब. Your job is to also make sure you know how your people feel. You are a leader not of brick and mortar, you are a leader of hearts and minds. और ये लोग सोचते नहीं हैं. तो एगनी आंट में होता है कि भाई कैसा चल रहा है, तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स की तबीयत खराब थी, अब कैसे है, या किसी को बच्चे के लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को, तो एक इंटरेस्ट दिखाना, एक यू कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन एक टू गिव एन ईयर इज इट सेल्फ हाफ द प्रॉब्लम डन. और ये मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये और कम होते जा रहा है. पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ सेंटर्ड.
leaders are not as inspiring, leaders don't connect as deeply as they should. Trust levels, क्योंकि मैं तो बहुत कंपनीज के और लोगों से बात करता हूँ, लोग हमसे रीच आउट करते हैं, मुझे लगता है ट्रस्ट लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, और कोविड के बाद तो बहुत ही बड़ा कोलैप्स मैं देखता हूँ. तो उसमें द नीड फॉर बीइंग एन एग्नी ऑन, द नीड फॉर बीइंग अवेलेबल टू योर पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीडरशिप इज नॉट जस्ट अ लेफ्ट ब्रेन्ड एक्सरसाइज कि आप कितना स्प्रेडशीट और एक्सेल शीट अच्छा कर सकते हैं, उससे आपकी लीडरशिप प्रूव नहीं होती है, राइट? लीडरशिप इज बियॉन्ड दैट. एंड after all, we must remember that, we are living in a world of human beings. They work for us. We serve human beings. Policy makers are human beings. Our larger partners, vendors, they are human beings. Customers are human beings. तो यदि आप develop नहीं करें अपने में to be an agony aunt to any of the constituency, I don't think you will be a great leader ever. This is my view. बिल्कुल सही कहा आपने. अगर किसी को भी लीडरशिप करना है तो पीपल फर्स्ट अगर वो रखते हैं, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन डूइंग. Very nice. आपका प्रोफाइल पे हम लोगों ने जब भी रिसर्च किया तो यू हैव हेल्प्ड सम कंपनीज टू बिकम इन टॉप 10. इज देयर एनी सीक्रेट सॉस जो आप जानते हैं और हमारे एचआर कम्युनिटी को गाइड करेंगे इन फ्यूचर, दे may guide to another companies to be in top 10? सुधीर, ये तो मेरा ब्रेड एंड बटर अब इशू है इन माय न्यू लाइफ. तो अब मैं पूरा सीक्रेट सॉस क्या मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है. यस, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जिस कंपनी का मैं CHRO रहा, दे गॉट टू द टॉप रैंक्स ऑफ सो कॉल्ड बेस्ट कंपनीज. देखिए, बेस्ट कंपनी, ग्रेट प्लेस टू वर्क, यदि मैं आप सच बोलूं, आई डोंट नेसेसरली फील दैट इज द रीजन फॉर अ कंपनी टू डू अ गुड HR जॉब ऑफ इट, बिकॉज ये ऑलमोस्ट ISO 9000 टाइप एक मॉडल बन गया है. उसकी स्ट्रेंथ भी है, बट जो लोग समझते नहीं है कि वो रीसर्टिफिकेशन फिर होता है. रीसर्टिफिकेशन इज ऑल्सो बिजनेस मॉडल. जैसे आप ISO होने के लिए आप पैसा देते हो सर्टिफाई होने में, और रीसर्टिफिकेशन. सो ये मैं आजकल देखता ना, बेस्ट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क, मैं उसका बहुत बड़ा नेचुरल एडमायरर नहीं हूँ, राइट? बिकॉज आप देखिए, कहीं भी आप पत्थर फेंकेंगे वो ग्रेट प्लेस टू वर्क है, बेस्ट कंपनी टू वर्क है. एक्चुअल सवाल है कि एक्चुअली आप बेस्ट कंपनी हैं, ग्रेट प्लेस हैं? यदि हैं तो आपके यहाँ इतनी इश्यूज क्यों होती हैं? आपके यहाँ इतना एट्रेशन क्यों होता है? आपके यहाँ इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? सो मेरा पर्सनल बिलीफ है, कोशिश करना चाहिए टू मेक योर सेल्फ अ ग्रेट प्लेस, अ बेस्ट प्लेस इन द ट्रू सेंस, नॉट बिकॉज ऑफ अ ठप्पा. ओके, और मैं ये बता रहा हूँ 36 साल अब व्हेन आई लुक बैक, उसका निचोड़. और एक सीक्रेट सॉस नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स आपकी ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, इट डिपेंड्स आपके एम्प्लॉय मिक्स क्या है. यदि आपके पास सब PhD वाले लोग हैं, उनके लिए एक इकोसिस्टम बहुत भिन्न होगा दैन इफ आई हैव ओनली वेल्डर्स की कंपनी. लेकिन दोनों की बेस्ट कंपनी होनी ज़रूरी है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट यू आर एड्रेसिंग, बिकॉज सबके नीड्स एक समान नहीं होते हैं, नेसेसरली नहीं होते हैं. और आजकल मैं देखता हूँ सब लोग कुकी कटर करना चाहते हैं. लीव पॉलिसी, ओ उसने ये किया तो मैं भी वही कर दूँ. इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू योर कॉन्टेक्स्ट. इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है. तो पहला सवाल जो सजेशन या सुझाव है, और मैं सब क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, मेक योर ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर. इतनी आपने अपने कंपनीज को कॉम्प्लेक्स बनाया, अपने HR पॉलिसीज को इतने कॉम्प्लेक्स कर दिए. अब 50 तरह के लीव नॉर्म्स हैं. नाउ यू से इट्स बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. आपने बनाया क्यों? तो लोग सोचते नहीं है, दे डोंट थिंक थ्रू. केवल उसने किया तो मैं भी कर दूं. तो मेक इट सिंपल. दूसरा, बिल्ड अ कल्चर ऑफ ट्रू ऑथेंटिसिटी. आज सबसे बड़ी जो इशू है, मैंने आपको पहले भी कहा, ट्रस्ट बहुत डिस्काउंट पे है आजकल. और ट्रस्ट के लिए ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है. कोई एम्प्लॉय नहीं सोचता है कि मेरा मैनेजर या मेरा लीडर भगवान है, कोई नहीं सोचता है. लेकिन लीडर्स वो
अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो लोग पॉस्चर करते कि भाई आई एम द बॉस, मैं जो बोला वही सही है। वो जमाना चला गया है। मेक अ मिस्टेक से आई गुफ्ट अप, आई मेड अ मिस्टेक, आपकी इज्जत बढ़ेगी, ट्रस्ट लेवल रहेगा। लिसनिंग, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने एगनी आंट पर सवाल किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब ऑर्डर देने के लिए रेडी है। वो जमाना चला गया। सो बी अ गुड लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज है, आप विजिबिलिटी दो अपने लोगों को। विजिबिलिटी लोग नहीं देते हैं। ये जो रिचुअल होता है, अवार्ड्स वो सब बहुत सीजनल है और चेक बॉक्स टाइप है। विजिबिलिटी होता है कि आप अपने मैनेजर के पास या उसके मैनेजर के आगे बोलो कि भाई ये सुधीर है, इन्होंने बहुत अच्छा काम देखिए, उसने ये बनाया था। आपको कोई रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रेडिट शेयर करने की जरूरत है, विजिबिलिटी देने की। छोटी छोटी चीजें हैं और टाइम से करने के लिए है। अब इसमें मेंटालिटी जो है कि यदि मैं अप्रिशिएट ज़्यादा कर दिया, मैं विजिबिलिटी दे दिया जिससे लोग खुश होंगे, तो लोग कंप्लेसेंट हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। इफ यू वांट टू रेज द बार, लर्न फर्स्ट टू अर्न द राइट टू रेज द बार। उसका अर्थ यह है कि आप यदि अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, उसके पीठ को थपथपाएं, तब आप अपना आस्क बढ़ा सकते हैं। कोलैबोरेशन आप कैसे एनकरेज करते हैं? बहुत कंपनीज में बहुत साइलोज बन गए हैं। मेरा सत्रापी ये है, आप मेरे लोगों से नहीं बात कर सकते, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल। वेदर उसको ठप्पा मिला बेस्ट कंपनी या ग्रेट प्लेस का, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ग्रेट प्लेस नहीं हो सकते। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग की का अधिकार किसके पास है? केवल ऊपर में है, कुछ मिडिल लेवल पे भी है, कि जूनियर मोस्ट गाय के पास भी कुछ अधिकार है। It is all about trust. It is all about empowerment. It is all about enablement. छोटी छोटी चीजें आप करो, you will be by default, whether you are called a best company or not, you will become a best company. सर क्या है आपका 36 इयर्स का प्रैक्टिस जो है, उसमें लेट से प्लांट एचआर है या कोई ऑफिस से वर्क कर रहा है, तो जो आपने बोला कि ये हम लोग बेस्ट प्लेस टू वर्क का टैग पेपर पे ही न होते हुए रियल लाइफ में भी उसका फीलिंग होना चाहिए। लेकिन अभी आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स ये ज़्यादा बढ़ा है कि रिमोट वर्क बढ़ा है या फिर डिजिटल वर्क बढ़ा है। तो उस कंपनी को एज अ CHRO आप कैसे गाइड करोगे? बाबा उनको तो बेस्ट, अभी वो कोई घर से काम कर रहा है और कंपनी के सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, तो बेस्ट प्लेस टू वर्क कैसे बने, वो कैसे बने वो? मतलब सुधीर, बहुत बहुत कठिन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, वर्क प्लेस का डेफिनेशन बदल गया है, और ये तो हमारे दिमाग में है कि वर्क प्लेस का अर्थ होता है अब हार्ड ऑफिस, आप आएंगे, स्वाइप करेंगे, आप अपने डेस्क पर बैठेंगे। वो ज़माना चला गया है। और देखिए ट्रस्ट कैसे डिस्ट्रॉय होता है। जब कोविड था, बहुत नामी और बड़ी बड़ी कंपनीज उस समय डिक्लेयर किए थे कि वी आर अनाउंसिंग वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर ऑल टाइम्स, और ये बहुत बड़ी नामी कंपनीज अब बोलते हैं आप मेरे दफ्तर पे आइए। कि लोग काम नहीं करते हैं यदि दूर घर में बैठे, जहां पर भी बैठे। देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको वो फैक्ट्री या उस ऑफिस में बैठना ही पड़ेगा। यदि आपको सर्जरी करनी है, एक बात कहता हूँ, यदि ये रोबोटिक्स सर्जरी नहीं है तो आपको शायद खुद सर्जरी करना होगा। यदि आपको टायर बनाना है तो शायद उस फैक्ट्री में टायर बनाना होगा। तो कुछ चीज़ें तो है जो उसके लिए आपको फिजिकली कहीं पर काम करना होगा, तो वो तो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन बहुत ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग वर्क फ्रॉम एनीवेयर का सपोर्टर हूँ, और जो जनरेशन मैं देख रहा हूँ उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब लोग बेईमानी करना चाहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। इट इज़ इनएफिशिएंट लीडरशिप, इट इज़ इनेप्ट मैनेजमेंट दैट कॉजेज देम टू बिहेव लाइक दिस। बहुत रील्स और मीम्स बनते थे कि मैं प्याज छिल रहा हूँ, भिंडी काट रहा हूँ। मतलब द ऑड टाइम होता होगा, लेकिन मेरा कहना है यदि काट भी रहा है सो व्हाट। यदि आप क्लियर होगा उसका डिलीवरेबल क्या है और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, एंड यू आर एबल टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल, हु केयर्स
वो कहाँ से काम कर रहा है, वो मॉर्निंग में कर रहा है कि रात में कर रहा है, हु केयर्स? भाई मुझे काम खत्म करना है ना। इट नीड्स, बट उसमें क्या होता है, एक टिपिकल लीडर मैनेजर को लॉस ऑफ कंट्रोल की फीलिंग होती है। प्रॉब्लम लोगों में इतना नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मैनेजर्स और लीडर्स में है कि मैं दफ्तर आता हूं क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको घर में रहने की जरूरत नहीं है शायद, या उनको लगता है कि मैं दफ्तर में आई विल बी द बॉस, बिकॉज उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है और उनके लीडर्स उनको चेंज करने में मदद नहीं किए हैं। सो मेरे ख्याल से इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड और हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस का डेफिनेशन ब्रॉडर हो गया। You have to realize you have to be leader of people, but people have a choice to be led by you or not led by you. आप फतवा से मीडियोक्रिटी आप डील कर सकते हो। जो आप बोलते हो दफ्तर में आओ, स्वाइप इन करो, भले वो 6 घंटा फैफ करता हो, कॉफी पीता हो, इधर उधर गपशप मारता हो, काम कितना होता है? कहने के लिए आप 8 घंटे उसको बुलाते हो, काम वही 2 घंटे होता है। आप अपने आप को बोलते हो कि मैं ESG एफिशिएंट कंपनी हूं। आप रियलाइज करते हो बिकॉज आपके चलते कितना बस और ट्रेन और गाड़ियां चलती हैं, आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना बढ़ता है, कोई नहीं सोचता है। सो मेरे ख्याल से दिस सॉल्यूशन दैट एवरीवन विल कम एंड वर्क इज फ्लॉड, इन प्रिंसिपल इट इज फ्लॉड, अनलेस वो काम केवल उस वर्क प्लेस पे हो सकता है। दूसरा, यू आर नॉट रेडी टू रिकग्नाइज व्हाट द न्यू वर्कफोर्स इज वांटिंग, जो आपकी बेवकूफ़ी है। Because this workforce either will not have a job or will be spoiled for jobs. और वो बंदा अच्छा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मांगेगा। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि यदि मुझे 2 घंटे एक फेसलेस टीम्स मीटिंग पर बैठना हो ऑफिस में, वो मैं घर से क्यों ना कर लूँ? आप जस्ट सोचिए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस 2 घंटे के लिए आपने उसको 4 घंटे का बॉम्बे दिल्ली जैसे जगह में ट्रैफिक में जूझ दिया। डू यू थिंक उसका मोरल हाई रहेगा? डू यू थिंक आप, वो सवाल पूछता है कि भाई मेरा दिमाग क्या बढ़ जाता है जब मैं ऑफिस पे आता हूँ? लोग बोलते हैं कोलैबोरेशन बेटर होता है। सच में ऑलवेज? और यदि होता है तो आप डिसाइड कीजिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में व्हेन द टीम्स कैन मीट टुगेदर एंड डू थिंग्स लाइक दैट। जब आपकी शॉपिंग आज सोशल मीडिया पे हो जाती है तो आपका एंगेजमेंट क्या कम हो गया? पहले आप जब शॉपिंग करने जाते थे आपकी एफिशिएंसी कम हो गई जब आप खरीदते थे आलू प्याज? आप खुद सोचिए मिस्टर लीडर, मिस्टर मैनेजर, तो आप क्या बात करते हो? तो ये आपकी इनएफिशिएंसी है, आपकी इनएबिलिटी है और आपकी ये दकियानुसी है कि आप नए ज़माने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। मेरा पर्सनल व्यू है एआई के ज़माने में एक तरह के जॉब्स कम होंगे, नए जॉब्स बनेंगे, लेकिन ऑटोनॉमी, मोर स्पेस, मोर फ्रीडम इज व्हाट विल क्रिएट क्रिएटिव एंड जनरेटिव वर्क फोर्सेस। नहीं तो आप हाँ सलाम साहब करने के लिए आप करते रहोगे 8 घंटे स्वाइप इन एंड स्वाइप आउट, वो रिचुअल चलेगा, बट इट इज़ द मोस्ट मायोपिक वे ऑफ प्रिपेयरिंग टू डील विद द न्यूअर वर्कफोर्स। और प्रवीण जी क्या हुआ है ना, आजकल की जो जनरेशन है तो सबके फैमिली छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो पहले के दादा रहते थे, दादी जी रहते थे बच्चों को संभालने के लिए। तो आजकल सही आपने कहा कि आप काफ़ी बड़े सपोर्टर हो वर्क फ्रॉम होम वर्क कल्चर के। उसमें क्या है ना, वो अपना मतलब पेरेंटिंग भी कर सकते हैं ना। नहीं तो आजकल पेरेंटिंग के लिए कोई पीछे है ही नहीं। तो अगर मतलब हर कोई अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए कमा रहा है और वो जाके 4-5-6 घंटा ट्रैफिक में फंस रहा है, इट वर्थलेस है वो। तो लीडर्स को भी समझना चाहिए कि जो सच ट्रू एम्प्लॉयज़ है, ट्रू टीम मेंबर्स है, वो घर पे भी रहे या एनीवेयर, उसके गांव में रहे, कहाँ पे भी रहे, वो वेकेशन पे भी रहे, तभी भी वो काम करेगा। बिल्कुल। और उसके काम से मतलब रखो। तो इट इज़ नॉट दैट अगर वो 5-10 मिनट उसने फ़ोन नहीं उठाया तो ये कुछ सो रहा है घर पे या कुछ कर रहा है करके। मैंने देखा अपने कुछ क्लाइंट्स के ऑफिसेज में हाल में, एंड आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड दे से कि आप महीना में 5 दिन आपको आने का है, एंड दे कैन प्लान देयर रियल एस्टेट कॉस्ट आपकी कम हो रही हैं। सी बेसिक थिंग क्या है, यू हैव टू लर्न टू ट्रस्ट पीपल। बहुत लोग बोलते हैं हमारे लोगों को ओनरशिप नहीं है। आप ओनरशिप एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या कर रहे हो ओनरशिप उनमें बढ़ाने के लिए? जितना आप कंट्रोल करते हो, माइक्रो मैनेजमेंट करते हो, लेट गो नहीं करते हो, बिकॉज हमारे बहुत लीडर्स ओवरग्रोन मैनेजर्स हैं।
बहुत, राइट, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंपनी में मैंने ये देखा है। तो उसके लॉस ऑफ कंट्रोल के चलते वो आप एंगेज कर रहे हो। यदि आप सच पूछें, बहुत सी कंपनीज अपने आप को जो डाउनसाइज करती है वो नीचे लेवल पे करती हैं। पहला डाउनसाइजिंग होना चाहिए मिडिल एंड सीनियर लेवल्स पे, बिकॉज एक्चुअली यू डोंट नीड सो मेनी पीपल एट द टॉप, उनके कॉस्ट ज़्यादा हैं। और एक नया तरीके का सोच, एक नए तरीके का लीडरशिप, एक नए तरीके का एंगेजमेंट, कि जो लोग इवन आप जिसको रोज नहीं देखते हो, आप कैसे मैनेज करते हो। इवन बिफोर कोविड आई वॉज लीडिंग ग्लोबल टीम्स। हम तो हर एक दिन उनको नहीं देखते थे, मतलब वो भले किसी और सिटीज़ में या प्लांट्स में है, कोई अमेरिका में है, कोई ब्राज़ील में है, एंगेज करते थे ना। तो ऐसी क्या नई चीज़ नहीं है, केवल ये लॉस ऑफ कंट्रोल को, और उसको बोला गया ओ पीपल विल चीट। कंट्रोल सिस्टम्स पीपल विल नॉट चीट। जो कंपनीज ये करती हैं, दीज आर वेरी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, वो कर सकती है लेकिन आप नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी कमजोरी है। They should otherwise talk to me. I'll give them some specific ideas. But I don't think they are prepared for the world which is coming in. They are living in the old world of leadership and trying to tackle a new world. In fact, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ सुधीर, the biggest problem I see is the world is trying to solve a pediatric problem with a geriatric solution. जो एक नव शिशु का प्रॉब्लम है, उसको आप वृद्धावस्था के तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये आपको सोचने की बात है। प्रवीण जी, आपने काफ़ी सही कहा कि जैसे होता है ना, किसी कॉलेज में रैगिंग होती है तो उस स्टूडेंट से पूछा जाता है, बाबा आप रैगिंग क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं, मैं जब भी आया था मेरे साथ भी रैगिंग हुआ था। तो 20 ईयर्स पहले, 25 ईयर्स पहले जो इंडस्ट्री में आया है, तो उनको करेक्ट, उनको किसी उन्होंने बॉस को देखा है, तो अभी वो बॉस बन गए, तो उनको भी लगता है मैं सामने 4 बंदे खड़े करूँ और रोज सुबह शाम उनको क्वेश्चंस करूँ। तो पर वो चलने वाला नहीं वो है। चलने वाला नहीं है। और थोड़ा सा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, हाँ, अगर आपकी टीम अच्छी काम नहीं करेगी तो आप मैनेजर या लीडर हो तो आपको भी थोड़ा सेटबैक होगा। तो हाँ, प्लीज़ ये दिमाग में डाल दीजिए कि टूडेज चेंजिंग एनवायरनमेंट, आपके रिपोर्टिंग सिस्टम अगर अच्छे है, आपका वर्क कल्चर अगर अच्छा है, और आप सही से टीम को गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। सी मैनेजर्स आजकल के ना, मैनेजर इंस्पेक्टर ज़्यादा बन गए, ऑडिटर्स ज़्यादा बन गए। बहुत सी सही। वो लीडर नहीं है, लीडर है नहीं। हम लोग बहुत सही आप हम लोग में मैं हमेशा लिंक्डइन में देखता हूँ मैनेजर और लीडर, वो इंस्पेक्टर ऑडिटर वो सारे बन गए, लीडर छोड़ के सारे बन गए। करेक्ट। अगर आप देयर इज अ ट्रू लीडरशिप इन योर रोल, तो आपकी टीम 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, कहीं से भी काम करे, वो काम करेगी। हाँ, आपको उनसे काम करवा के लेना आता है कि नहीं आता है, दैट इज योर कैपेबिलिटी क्वेश्चन। वेल सेड, एकदम बहुत अच्छा आपने बताया है, वेरी गुड। तो जो एचआर से मार्केट में, अगर किसी ने 10-15 साल प्रैक्टिस किया है या कोई एचआर बनना भी चाहता है, उनको अगर लगता है तो मैं अगर कंपनीज में जाऊंगा और फिर 100-150 लोग को मैं कुछ गाइड करूंगा, एचआर सेशन लूंगा, मे बी आप जब तक मार्केट में आ रहे हो तब तक सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो आपको नए जमाने के साथ चलने के लिए क्या नीडफुल है, और ये ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया ने इतना प्रॉस्पेरिटी दिया है ना। तो जैसे अगर कोई टैलेंट चाहिए, हम लोग को चाइना से चाहिए, स्विट्जरलैंड से कुछ टैलेंट चाहिए, तो पहले के ज़माने में देखो बहुत सारी कंपनियों को उनके स्टे, उनका ट्रैवलिंग, उनका ये सारा अरेंज करना पड़ता है। लेकिन आजकल कोई कहीं से भी काम कर सकता है। दिस इज अ ट्रू प्रॉस्पेरिटी। करेक्ट। तो ये वर्ल्ड के लिए प्रॉस्पेरिटी है। तो ये ऑफिस कल्चर जो है ना, फेस टू फेस वाला, वो सच में चेंज होने वाला है, और वो होने की ज़रूरत भी है। क्योंकि आप जैसे आपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात, तो ये अगर आईटी में आप कुछ नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, जहाँ पे, या ऑटोमोबाइल कंपनी में भी आप कुछ लेट से BS7 BS8 का इंजन डेवलप कर रहे हो आज, जिससे आगे जाके कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, और वो डेवलप करने के लिए आप खुद रोज 2 घंटा ट्रैफिक में जा रहे हो, तो
आप आज से ही कुछ करो ना उसके जस्ट द लिए। पॉइंट, हाँ? जस्ट द पॉइंट आई एम मेकिंग, करेक्ट। परवीज ने काफी अच्छा गाइड किया है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई कोई लीडरशिप, कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री ये कल्चर ग्रो होने से नहीं रोक सकते। हाँ, उसको हैंडल कैसे करना है वो तौर तरीके सबको अपने अपने और सीखने सुधीर पड़ेगा। जी, मैं आपको बताऊं एक और बात, द बेस्ट टैलेंट विल नॉट वर्क इन द वे यू वांट देम टू वर्क। आपको चॉइस है, यदि आपको अच्छा टैलेंट चाहिए आपको फ्लेक्स करना पड़ेगा। और आपने विदेश का जो एग्जाम्पल दिया उससे एक और ख्याल मुझे आया, यदि आपके कंपनी में कोई स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, यूके में, यूएस से काम कर रहा है, वो तो शायद अपने घर से ही कर रहा है, वो तो ऑफिस नहीं जा रहा है, उससे आप डील कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर वो बॉम्बे में एक थाने से परेल आप बोलोगे ना, आप ट्रेन लो जो भी करो लेकिन खुद आओ। तो ये मानसिकता है, और यू नो दिस इज अ स्केर्सिटी माइंडसेट, इट्स नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। और ये बहुत बहुत डीप इशू मैं देखता हूँ कॉरपोरेट इंडिया में, क्योंकि इसको डिफेंड करने के लिए बहुत तरह से उन लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेरा अटू विश्वास है कि एकदम वो थिंकिंग जो उनकी है बहुत ही डेटेड है। और दुनिया बदलेगी, चॉइस है कि आप दुनिया के लिए बदलना चाहते हो या आपके को रौंद करके वो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तो वो वक्त बताएगा। हम और आप इस पर शायद 5 साल बाद फिर बात करेंगे। आप इतने बड़े बड़े जायंट्स को कंसल्टिंग करते हो, तो हम थोड़ा हमारे ऑडियंस को थोड़ा फ्री का कंसल्टिंग, फ्री का मतलब ब्लेस कीजिए कि रीचिंग टॉप 10 इज इजी। इजी तो नहीं बोलो, लेकिन वहाँ तक का एक सफ़र अलग है और वहाँ पे होना अलग है। मतलब जैसे होता है पहाड़ पे चढ़ना अलग होता है, पहाड़ पे टिके रहना अलग होता है। कुछ आपने कुछ सक्सेस किया है, मतलब टॉप 10 या किसी कंपनी को जैसे मैंने अभी एक थियरी पढ़ा था कि जैसे कोई शीप होता है, वो छोटा होता है, तो उसका स्पीड जो होता है, लेट्स से 20 की स्पीड से जा रहा है वो, उसके लिए वो जो फ्यूल बर्न कर रहा है ना, तो उसका कैपेसिटी कम है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े होते जा रहे हैं, जैसे बड़ा शिप बन गया, तो उसको सेम स्पीड मेंटेन करने के लिए ज़्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, बजटिंग ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका स्पीड तो उतना ही रहेगा क्योंकि उसमें लोग बढ़ गए। तो एक लेवल अचीव होने के बाद कंपनीज या कोई लीडरशिप में वहाँ पे टिके रहने के लिए उसको क्या की पॉइंट्स हमेशा फॉलो करने होंगे ताकि वो वही टिका रहे। देखिए, वहाँ टिका रहे भी रिलेटिव है, कितनी देर देर तक टिका रहे, महीने, साल, डेकेड्स, ये रिलेटिव है। लेकिन ये तो रियलिटी है कि जब तक आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करेंगे, आप उसी ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। तो सबसे पहली जो मेरा जो काउंसल हमेशा रहता है कि आप अपनी सोच को थोड़ी वाइड एंगल लेंस से देखें। वाइड, नॉर्मली लोग एक तरह से बस डीप एंड ऑफ द टनल टाइप देखते हैं। टनल विजन से आपको मालूम भी नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो पहला तो वो है, कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और आजकल जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपकी इंडस्ट्री के सेक्टर से नहीं आएंगी, या आपका इंडिविजुअल करियर है जो आपने 10 साल किया, 15 साल किया, वही और आप करेंगे, उसमें नहीं आने वाला है। तो पहला तो है यूज अ वाइड एंगल लेंस, राइट, टू अप्रेज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात है जो बहुत कॉमन प्लेस है, जो जिस कारण से हम सक्सीड किए वो हम सोचते हैं वही चीज़ मैं और करता रहूँगा तो सक्सेसफुल रहेगा। वो मेरे बहुत क्लाइंट्स ही बोलते हैं, बट हमने इतना हर एक साल 20 साल से यही कर रहे हैं। तो एक स्टोरी है, एक आइकरेस करके, आइकरेस एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था, उसके पंख थे और वो मोम के पंख थे, वैक्सिन विंग्स थे। और वो रियलाइज़ किया कि जब मैं अपने पंख को थोड़ा फ्लैप करता हूँ तो ऊपर जाता हूँ, तो वो क्या करेगा, फिर से करेगा, फिर देखा वह ऊपर गया, फिर किया और ऊपर गया। तो वो वही करता रहा, जब वो सूर्य के पास पहुंच गया और वो उसके पूरे मोम गल गए और वो नीचे गिर गया। So it shows that what has got you thus far will not got you further. Maybe it will be the reason for your collapse. So the other lesson is how self-critical are you? Even आप succeed कर रहे हो, आप पूछो कि क्या खामियां हैं, क्या चीज़ मेरी ब्लाइंड स्पॉट्स हो रही हैं। आपको खुद महसूस नहीं होगा, लेकिन आप उन लोगों से पूछो जो आपको शायद ऑनेस्ट रख पाए। ये बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज हम सब चाहते कोई हमें बोलते रहे कि साहब आप ही तो सबसे अच्छे हो, आप ही की कंपनी सबसे अच्छी है।
लेकिन लुक फॉर पीपल हु कैन कीप यू ऑनेस्ट, सो दैट्स द सेकंड एडवाइस. तो तीसरा एडवाइस, और ये इंडिविजुअल लेवल पर भी और कंपनी लेवल पे, और तीसरा जो सजेशन है, आपकी बहुत हाई लर्नेबिलिटी होनी चाहिए. मैं नहीं केवल बोल रहा हूँ एआई या डिजिटल, किसी भी चीज़ में सीखने की का तरीका, क्या आप नया सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको नए सीखने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों का परित्याग करना होगा, जो आसान नहीं होता है. लेकिन नई चीज़ वो क्या चीज़ होनी चाहिए और कितने जल्दी मैं सीख पाता हूँ, पाती हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. बिकॉज द रेट ऑफ चेंज इज गोइंग टू बी मोमेंटस. आज कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उसे मालूम ही नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स का इम्प्लीकेशन हमारे कंपनी में, हमारे फंक्शन में, हम पर क्या हो सकता है कल. और यह सवाल मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, उनको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि बस वो रील और यूट्यूब और इंस्टा पर सोचते हैं कि पूरा वो होने वाला नहीं. सो लर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये तीन चीज़ एटलीस्ट मुझे लगता है कि कम से कम यदि ख्याल रखें तो दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ. परवीर जी, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी यूनिक है. मतलब सिविल सर्विसेज में जाने के बाद तो बन भी जाती है, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज छोड़ के भी काफ़ी साल हुआ है. और दूसरा, आप मतलब ऐसा ये जो कैप का कुछ राज है, या मतलब वो कैप पहनने से ही ऐसा कुछ दिमाग ज़्यादा चलता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हैट्स और कैप्स का शौक मेरा रहा है शायद. लेकिन ये लास्ट 7-8 साल में जब मुझे ज़्यादा वक्त मिला, तो मैं बहुत पढ़ा हूँ, रिसर्च किया हूँ हैट्स के बारे ग्लोबली. और थोड़े थोड़े करके मैंने हैट्स और कैप्स इंडिया में, विदेश से मंगाया. और बस ये शौक है, और एक ज़िंदगी है, और मुझे लगता है कि जो भी शौक है वो शौक पूरी करनी चाहिए. और लोग कहते हैं कि अच्छा लगता है आपके ऊपर, तो बस वही सीक्रेट है और कुछ नहीं है. मेरा एक ही सुझाव है लोगों को, जो भी आपकी पैशन है उसको डीपली लिव करो. दुनिया को अपना व्यूज़ और कमेंट्स को करने दो, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीते रहो. परवीर जी, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ. दैट इज आवर रैपिड फायर राउंड. आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी. अ बुक दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप. If there is one book, then it will be The Five Dysfunctions of a Team by Patrick Lencioni. Uh, ये बहुत नॉर्मल स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखी गई किताब है, बहुत इजी टू रीड है, लेकिन इनसाइट्स आर पावरफुल. वाई लीडरशिप सक्सीड्स, वाई लीडरशिप फेल्स, व्हाट हैपन्स टू टीम इफेक्टिवनेस, किस चीज़ों से आदमी नॉर्मली शाई अवे करता है, डरता है, और क्या करना चाहिए. बहुत अच्छी किताब है. आप 2-3 दिन बेड टाइम स्टोरी जैसा पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, बट क्लासिक. वन हैबिट दैट कीप्स यू प्रोडक्टिव एवरी डे. I think I prioritize well and I focus right. मैं बैड मल्टीटास्किंग में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं जादूगर नहीं हूँ कि 50 चीज़ पॉल को मैं एक साथ ऊपर घुमाते रहूँ. So I prioritize very well. I think that's very important, but I execute it brilliantly. और अंग्रेजी में बोलते हैं, I don't sweat the small stuff. मैं छोटी छोटी चीज़ों में फंसता नहीं हूँ. I don't waste my time and effort in small stuff. Prioritize on what really is going to make the big difference. और छोटी छोटी चीज़ let it be, someone else will sort it out. और नहीं तो लोग फंसे रह जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें में, बड़ी मंजिल नहीं पा पाते. योर लाइफ thesis, agony and for frustrated employee. Have faith in yourself before you expect others to have faith in you. यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, कोई आपको भरोसा नहीं दे सकता. तो पहला एगनी ऑन टिप है, बिलीव इन योर सेल्फ मोर, स्पेशली व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, बिकॉज आप में बहुत कुछ है लेकिन आप देखना बंद कर दिए. One word or a sentence which will describe your journey civil services to corporate. एडवेंचरर, यायावर हूँ. मतलब रिस्क क्या है, जिंदगी रिस्क है, लेकिन अलग अलग चीज़ सीखो, अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस करो. जिंदगी का नाम ही एडवेंचर है. The most important quality of CEO from HR perspective.
From HR perspective or any perspective, I think the biggest thing of that I would value in a CEO is courage. Courage के लिए बहुत कुछ लगता है, मतलब उसकी solidity, उसकी vulnerability, उसकी learnability, उसकी empathy. But courage to say I failed, courage to say I did not know, courage to say that I have to do it along with everyone else. बहुत बड़ी बात है, इसलिए courage. Your favorite topic to write in your columns? Well, you're asking me to choose between some of my children, लेकिन मेरा सबसे favorite subject है leadership. Because मैं सोचता हूँ leadership सभी organizational problems का reason है और सभी organization problems का solution है. Leadership is one word, but it's a big subject. And I love to write on different dimensions of leadership. One word, one lesson you learned from your civil services leadership. Learn to do right. सिविल सर्विसेज में हमारी ट्रेनिंग से ही पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, करो जो सही है. और ये मैं कॉर्पोरेट में भी देखा और मैं अपने एडवाइजरी लाइफ में भी देखता हूँ. टू स्पीक व्हाट इज राइट एंड टू डू व्हाट इज राइट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ लीडर. Most common advice you give to your CEOs in your learning sessions? I tell almost every CEO, learn to be more vulnerable. जब आप अपने आप को वल्नरेबल करने के लिए रेडी रहोगे, जिसके लिए आपको बहुत करेज की ज़रूरत है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो, आप बहुत लोगों से पूछ सकते हो. लेकिन वल्नरेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू से दैट मुझे ये मालूम नहीं है, मैं ये नहीं जानता हूँ, इसका आंसर नहीं है मेरे पास. बी मोर वल्नरेबल बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड नो CEO, forget any human being, has every answer to every problem. One learning for new HRs who want to develop their leadership. Learn to be an agenda setter, not an order taker. ये HR के लिए बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है. रोल मॉडल्स बहुत कम हैं, लेकिन मैं HR को एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन मानता हूँ जो साइज में श्रिंक करेगा लेकिन अपने इन्फ्लुएंस में बढ़ेगा. तो आप ट्राई टू फ्रॉम योर अर्ली डेज learn the ability to influence, learn the ability to see the big picture. और आप करते जाओगे शुरू से, तो जब आप मिडिल टू सीनियर हो गए, you will actually become a great CHRO one day. Thank you, Parvijit. Thank you for your valuable time to enlighten our HR community. और आज के इस पावर पैक पॉडकास्ट से अपनी कम्युनिटी काफ़ी ग्रो होगी एंड काफ़ी लीडरशिप भी इसको अगर सुनेगी तो उनको काफ़ी अच्छा एडवाइस मिलेगा और लाइफ को देखने का वाइड एंगल कैमरा वाला जो कंसेप्ट है आपका, अगर उन्होंने सच में देखा तो उनके लाइफ में भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. दोस्तों, ऐसे ही पावर पैक गेस्ट को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल HR ABCD. Thank you. थैंक यू.